हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 वैकेंसी का कॉलेज लाइब्रेरियन का इंटरव्यू हुआ है और मैं अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मेरे से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ताकि वो और भी जो स्टूडेंट हैं उनके काम में आ सके। मैं जैसे ही रूम के अंदर एंटर हुआ, वहाँ पे बैठा तो जो आरपीएससी के मेंबर थे डॉक्टर आयुब खान सर थे। उन्होंने कहा कि आप काफ़ी दूर से आए हैं, थके हुए हैं, परेशान हैं, आप रिलैक्स होकर के बैठें और थोड़ी लंबी गहरी सांस लें। फिर मैं रिलैक्स होकर के बैठा और उन्होंने कहा कि आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है और आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में या आपने कौन से इंस्टीट्यूट से क्या डिग्री की है इसके बारे में आपको नहीं बताना है। फिर मैं कुछ सेकंड बैठा और बैठने के बाद में आयुब सर ने मेरे को कहा कि क्या हम अब इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि आपने 10th कब की। मैंने कहा 2014। फिर 12th 2016। आपके सब्जेक्ट कौन से थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपकी 12th के बाद बीएससी जो है वो 2019 में हुई है और आप बायो बैकग्राउंड से हो तो आपकी बॉटनी जूलॉजी स्ट्रांग होगी। मैंने कहा जी सर। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा कि आपने बीएलआईएस 2021 में करी है और एमएलआईएस आपने 2023 में करी है, तो क्या आपने बीएससी के बाद में एमएससी का विचार नहीं किया? तो मैंने कहा सर मैं एमएससी भी हूँ और मैंने बीएड भी की है, एमएससी केमिस्ट्री हूँ फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो उन्होंने कहा कि आप इंस्टीट्यूट मेंशन नहीं करें। मैंने कहा सॉरी सर। फिर उन्होंने कहा कि जब आपने ये दोनों चीज़ें साथ में कैसे करी? तो मैंने कहा कि मैंने बीएलआईएस और एमएलआईएस वीएमओयू से करी है और वो मेरी रेगुलर कोर्स था। फिर उन्होंने कहा कि आपने एमएससी केमिस्ट्री में की है तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपको कॉलेज लाइब्रेरियन बनना चाहिए? तो मैंने कहा कि सर एज ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैंने पाया है कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो कोर्स ओरिएंटेड स्टडी करते हैं। जैसे कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है वो लाइब्रेरी में जाकर सिर्फ फिजिक्स की बुक पढ़ेगा और केमिस्ट्री का अगर कोई स्टूडेंट है तो वो लाइब्रेरी में जाकर सिर्फ केमिस्ट्री की बुक पढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि लाइब्रेरी जो है वो कोर्स ओरिएंटेड ना होकर के एक लर्निंग रिसोर्स सेंटर बने। जिस तरीके से कोई ह्यूमन जो सब्जेक्ट है वो हम साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ते हैं और बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो लर्नर है वो मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग वाला बने। इसलिए मैं चाहता हूं कि लाइब्रेरी जो है कोर्स ओरिएंटेड ना होकर के एक लर्निंग रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर बने। फिर आयुब सर ने जो दूसरे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उनकी तरफ इशारा किया। तो फिर उन्होंने मेरे से पहले क्वेश्चन पूछा कि आप क्या पढ़ कर आए? तो मैंने कहा कि सर मैंने लाइब्रेरियन सोसाइटी, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। उन्होंने कहा कोई भी एक टॉपिक बताओ। मैंने कहा सर क्लासिफिकेशन एंड रेफरेंस सर्विसेज। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों में से क्या पूछूं आपसे? मैंने कहा सर क्लासिफिकेशन। तो उनका पहला क्वेश्चन था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है? मैंने कहा सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने कहा इट्स ओके। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बुक नंबर क्या है? मैंने कहा कि सर जब कोई एक ही सब्जेक्ट की जब बुक आ जाती है हमारे पास में बहुत सारी, तो उनको अलग अलग करने के लिए हम बुक नंबर का यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा फिर कॉल नंबर क्या है? मैंने कहा सर कॉल नंबर इन तीनों का कलेक्टिव है, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। देन उन्होंने नेक्स्ट कहा कि ओके अब क्लासिफिकेशन में आप बताएं कि आपसे हम क्या पूछें, यूडीसी, कॉलन और डीडीसी। मैंने कहा सर कॉलन क्लासिफिकेशन। फिर उन्होंने कहा कॉलन की आप कौन सी बुक पढ़ कर आए? मैंने कहा सर 6th रीप्रिंट रिवाइज एडिशन। उन्होंने कहा तो फिर इसकी एक खास बात बताओ जो इसको यूनिक करती है। मैंने कहा सर स्पेस और टाइम इन दोनों के लिए पहले डॉट का प्रयोग होता था लेकिन अब इसके टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज होता है। तो उन्होंने कहा इट्स ओके, लेकिन अब आप ये बताइए कि ये जानकारी हमें कॉलन की बुक में कहाँ मिलेगी? तो मैंने कहा सर रूल पार्ट में। उन्होंने कहा आपका जवाब गलत है। मैंने कहा सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद सर ने कहा कि आप अपूपा के बारे में बताएं। तो मैंने कहा कि अपूपा जो है एक पद्धति है किताबों को जमाने की। यू मतलब अम्ब्रल और पी मतलब पेन अम्ब्रल और एम मतलब एलियन, यानी कि यू के जस्ट पास में ऐसी किताबें जो एक दूसरे से संभावित हैं उनको जस्ट पास में रखी जाती हैं, जो थोड़ी और कम संभावित है उनको दूर रखा जाता है। उन्होंने कहा ओके। फिर नेक्स्ट उन्होंने कहा कि पोस्टुलेट क्या है? तो मैंने कहा सर डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपनी कॉलन क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के लिए पोस्टुलेट जो अवधारणाएं दी है वो इस आधार पर दी है कि इसको साइंटिफिक बनाया जा सके। और लाइब्रेरी के पीछे साइंस लगने का रीज़न यही है कि इसके अंदर बहुत सारे थ्योरी हैं और इसके अंदर कैनन है, पोस्टुलेट है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि आपने ऑल लिटरेचर के बारे में पढ़ा होगा। मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने कहा कि उसमें P1, P2, P3, P4 होते हैं, उसमें P3 क्या है? तो मैंने कहा सर वो फिक्शन। मैंने कहा सर उसमें हम ऑथर की जो DOB है उससे हम पता लगाते हैं ऑथर लेखक के बारे में। उन्होंने कहा ओके। तो अब इसी में आप नेक्स्ट बताइए कि P2 और P3 के बीच में कोमा क्यों नहीं लगाया जाता है?
तो मैंने कहा सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इसका जवाब मेरे को आया नहीं। नेक्स्ट उन्होंने कहा था राउंड और लेवल के बारे में बताओ कि PMEST में राउंड और लेवल का यूज़ कहाँ हो रहा है। तो मैंने कहा मैटर और एनर्जी में राउंड का यूज़ होता है और स्पेस एंड टाइम में लेवल का यूज़ होता है। तो फिर उन्होंने इसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया कि स्पेस और टाइम में राउंड का यूज़ क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा सर जैसे एल मेडिसिन के अंदर डिजीज़ जो है वो एक प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। तो फिर मेरे को इसी क्वेश्चन में उन्होंने फंसा दिया। पर्सनैलिटी में तो एनर्जी और राउंड और लेवल दोनों है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कहोगे। मैंने कहा सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं है। फिर सर ने कहा कि स्पेस और टाइम के लिए हम इसलिए यूज़ नहीं लेते हैं, राउंड इसलिए यूज़ नहीं लेते क्योंकि ये दोनों कॉमन आइसोलेट हैं। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था कि चलो क्लासिफिकेशन के अंदर आप बता रहे हो तो ये बताओ कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कौन सा क्लासिफिकेशन यूज़ लेती है। तो मैंने कहा सर DDC काम में लेती है। फिर उन्होंने कहा DDC क्यों यूज़ लेते हैं, हम इंडिया के हैं, कॉलन क्यों नहीं यूज़ लेते हैं। तो मैंने कहा सर DDC जो है वो विश्वव्यापी है और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलना होता है ताकि बाकी यूनिवर्सिटी के साथ भी वो साझा कर सकें। उन्होंने फिर कहा कि ओके क्लासिफिकेशन से सारे क्वेश्चन हो गए, आपने रेफरेंस सर्विसेज भी बोला था, तो आप तो ये बताए कि RPSC के चेयरमैन के बारे में यदि मुझे ढूंढना है या किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बारे में ढूंढना है तो आप को ये जानकारी कहाँ से मिलेगी। मैंने कहा सर डायरेक्टरी से मिलेगी कि ओके। तो उन्होंने कहा अब आप डायरेक्टरी का नाम बताओ। मैंने कहा सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं है इसका। नेक्स्ट उनका जो क्वेश्चन था वो था कि आपने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का नाम सुना होगा। मैंने कहा जी सर। उसके कितने पार्ट हैं। मैंने कहा सर 3 पार्ट हैं। उन्होंने कहा कौन कौन से। मैंने कहा सर प्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया और मैक्रोपीडिया। उन्होंने कहा प्रोपीडिया में क्या है। मैंने कहा सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर ने स्माइल के साथ कहा कि आप सभी सवालों के पहले जवाब दे रहे हो लेकिन सेकंड के अंदर आप सब जगह सॉरी कह रहे हो। मैंने कहा जी सर। फिर उन्होंने सेकंड मेंबर की ओर इशारा किया और सेकंड मेंबर का जो पहला क्वेश्चन था वो था कि आपने 3 साल जो है एज ए स्कूल लाइब्रेरियन जॉब का अनुभव सर्टिफिकेट लगाया है, तो एज ए स्कूल लाइब्रेरियन आपने लाइब्रेरी में ऐसा क्या किया कि लर्नर जो है उससे अट्रैक्ट हुए। तो मैंने उनको 2 बातें बताई। पहली कि मैं हर सोमवार को प्रेयर के अंदर बच्चों को कहानी सुनाता हूँ और मैं कहानी को पूरी न सुना करके आधी ही छोड़ देता हूँ ताकि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होवे कि उस कहानी के अंदर आगे हुआ क्या था और बच्चे उसको पढ़ने के लिए आए। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया था महात्मा गांधी जी की जयंती थी, तब मैंने गांधी जी पे स्पीच दिया तो मैंने एक ड्रास्टिक चेंज देखा कि लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे बच्चे जो है वो गांधी जी की बुक इशू करवाने के लिए आए थे, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या बहुत सारी ऐसी जो किताबें थी गांधी जी से रिलेटेड वो बच्चे इशू करवाने आए थे। और दूसरी जो है मैंने लर्नर सेंटर एक्टिविटी करवाई थी, जैसे लाइब्रेरी के अंदर जो है बच्चों को बिठा दिया और एक बच्ची के कान में मैंने बोला था श्री कृष्ण और ग्वाला जो है गायों के साथ खेल रहे थे। जब उस बच्ची ने 20 लोगों के आपस के अंदर इस बात को कहा तो लास्ट में जो बात निकल कर आई थी वो काफ़ी हास्यात्मक थी। तो इस चीज़ को लेकर जब आयुष सर भी इसको नोटिस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि सर उस बच्ची का जो रिप्लाई था एंड में, जो एंड वाली जो बच्ची थी उसने कहा कि बच्चे पापा के साथ खेल रहे हैं। तो मैंने कहा कि इस एक्टिविटी से मैंने बच्चों को ये समझाया कि हमें कान से सुनी हुई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए इन किताबों पर। तो हमें बुक्स जितना हम पढ़ेंगे हमारे लिए अच्छा होगा। फिर सर का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने एज ए स्कूल लाइब्रेरियन ये कार्य किया, लेकिन अब बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में आ रहे हैं और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इस सोशल मीडिया के ज़माने में आप एज ए लाइब्रेरियन बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करोगे। तो मैंने कहा कि सर मैं जैसे मैंने मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, ठीक वैसे ही मैं कॉलेज की लाइब्रेरी का एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और ऐसी किताबें जो लाइब्रेरी के अंदर हिडन है, जिनके बारे में किसी को नहीं पता है, उसका मैं प्रमोशन वहाँ पे करूँगा। जैसे मैं उनका हुक इस तरीके से रखूँगा कि ये 5 किताबें मरने से पहले आपको जरूर पढ़नी चाहिए, बिफोर वी डाई। तो लर्नर ये सोचेगा कि आखिर इन किताबों में ऐसा क्या है जो कि मतलब इस वीडियो में कहा गया कि मरने से पहले इन 5 किताबों को पढ़ना चाहिए। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया सर, जैसे धर्मवीर भारती की किताब है गुनाहों की देवता, ये 1949 में आई थी, लेकिन किसने सोचा कि 2025 के अंदर ये इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि इसके अंदर इतनी सारी इस पर रील जो है वो बनाई जाएगी। और इसी बेसिस पर मेरे को भी वहीं से प्रेरणा मिली और मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी, जैसे शिव खेड़ा की बुक है जीत आपकी, और ऐसे ही एक इकिगाई बुक है जापानीज लाइफ स्टाइल के बारे में, और ऐसे ही गुनाहों के देवता, अक्टूबर जंक्शन, ये जितनी भी मैं किताबों के नाम ले रहा हूँ ये मैं सोशल मीडिया से प्रेरित हुआ। तो मैं कॉलेज के चैनल के माध्यम से बच्चों को मैं प्रेरित करूँगा कि वो लाइब्रेरी में आए। फिर सर ने नेक्स्ट क्वेश्चन घुमाकर उसी में रख दिया कि मैं लाइब्रेरी में क्यों बुलाऊँ, ये डिजिटल टाइम है तो लाइब्रेरी में ऐसा नहीं हो सकता कि बिना लाइब्रेरी बुलाए भी हो सकता है। तो मैंने कहा सर लाइब्रेरी को डिजिटल किया जा सकता है जिससे कि हम लर्नर बिना यहाँ आए कहीं भी बुक्स पढ़ सकता है। तो बोले डिजिटल लाइब्रेरी क्या है। तो मैंने कहा सर डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी जिसको अपन इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी पढ़ सकते हैं।
तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था ओके, तो एकेडमिक जो हमारी लाइब्रेरी है उसको प्रमोट करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। तो मैंने यूजीसी का, सर ने कहा नहीं आप थोड़ा और इसमें एग्जैक्ट आप बताओ। तो मैंने कहा सर इन्फ्लिमनेट। तो नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था कि इन्फ्लिमनेट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। मैंने कहा सर गांधीनगर। फिर उन्होंने कहा इसकी योजनाएं कौन कौन सी है। तो मैंने प्लेनर और कैलिमिनर बोली, तो बोले ये तो इनके कॉन्फ्रेंस है। फिर मैंने कहा सर शोध गंगा, शोध गंगोत्री। फिर उन्होंने क्वेश्चन उसी में पूछ दिया कि शोध गंगोत्री क्या है। मैंने कहा सर ये एक ई सिनॉप्सिस है, जो भी हम थीसिस लिखने से पहले जमा करवाते हैं वो ई सिनॉप्सिस है। तो बोले फिर शोध गंगा क्या है। मैंने कहा शोध गंगा ई थीसिस है, जो हम थीसिस सबमिट करवाते हैं वो। तो इस तरीके से उन्होंने अंदर से अंदर क्वेश्चन पूछते गए। फिर उनका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था आप किसी कौन से सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी में यूज़ लोगे। तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने ऐसे मेरे मुंह से निकल गया कोहा एंड सोल। तो बोले कोहा के बारे में बताओ। मैंने कहा सर इसको 1999 में न्यूजीलैंड में बनाया गया था और सोल को जो है इन्फ्लिमनेट ने बनाया। कि बोले ये तो मतलब किताब में पढ़ी हुई बात है, आप ये बताओ कि आपने कोहा को देखा है। मैंने कहा सॉरी सर मैंने नहीं देखा। कि फिर स्कूल लाइब्रेरी में तो आपका काम चल गया, आप कॉलेज में कैसे चलाओगे। तो मैंने कहा सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं प्रयास करूंगा कि आगे इसमें और बेटर करूं और मेरे को सॉफ्टवेयर की जानकारी हो। उन्होंने कहा ओके आप ये बताओ कि स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे करोगे और ये कब होता है। मैंने कहा सर ये पूरे साल के अंत में हम भौतिक सत्यापन करते हैं कि हमारे पास में लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है और कौन कौन सी बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है। तो फिर उन्होंने बोला इसका मेथड बताओ आप। मैंने कहा सर इसका मेथड हम बारकोड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर बारकोड ही नहीं हुआ तुम्हारी स्कूल की लाइब्रेरी में तो नहीं है। मैंने कहा सर मेरी स्कूल की लाइब्रेरी में एसएसएन रजिस्टर से भौतिक सत्यापन करता हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर लाइब्रेरी बड़ी हो तो। मैंने कहा सर मेरी लाइब्रेरी में 2500 किताबें। उन्होंने कहा कि इसे हटाओ, किताबें लाइब्रेरी में अगर 10,000 किताबें, अब आप स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे करोगे। मैंने कहा सर मैं एसएसएन रजिस्टर की 3 कॉपी करवा लूंगा। उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर आपका जवाब नहीं है, आप इस पर थोड़ा वर्क करें। मैंने कहा सॉरी सर। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में गए हो। तो मैंने कहा सर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है वहाँ की लाइब्रेरी में गया हूँ, और उसके अलावा मैं सोफिया कॉलेज की जो लाइब्रेरी है मैं वहाँ पर भी गया हूँ। और फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सोफिया के अंदर कौन सा वर्गीकरण है। तो मैंने कहा सर वहाँ पर कॉलम क्लासिफिकेशन से किताबों का अरेंजमेंट किया हुआ है। और मैं डीएवी की लाइब्रेरी में भी गया हूँ, गांधी भवन में भी गया हूँ और जीसीए की लाइब्रेरी में भी। फिर उनका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि ओके फाइनल क्वेश्चन ये कि हमें कोई बुक खरीदनी है और उसे खरीदने से लेकर के लाइब्रेरी तक की पूरी प्रोसेस आप एक्सप्लेन करो। तो मैंने कहा सर सबसे पहले हम एक कमेटी बनाएंगे जिसका जो अध्यक्ष होंगे वो संस्था प्रधान होंगे और उसके जो सचिव होंगे वो लाइब्रेरियन होंगे, और अगर स्कूल लेवल पर है तो व्याख्याता, या कॉलेज पे है तो असिस्टेंट प्रोफेसर, 9-10 लोगों की कमेटी बनेगी। और सबसे पहले जो भी हमें बुक्स मंगवानी है वो हम सब्जेक्ट टीचर के पास भेजते हैं, और जो सब्जेक्ट टीचर होता है वो अपनी डिमांड लिख के देता है। फिर प्रिंसिपल के जो भी संस्था प्रधान है उसके सील साइन होते हैं और वो डिमांड पब्लिशर के पास भेजी जाती है। जब पब्लिशर हमारे पास में बुक भेजता है तो हम उस डिमांड जो हमने भेजी वो और पब्लिशर ने जो बिल भेजा उन दोनों का मिलान करते हैं कि ये किताबें पूरी है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई किताब कम है या कोई पुराना एडिशन दे दिया या किसी की कॉस्ट ज़्यादा लगा दी है या कोई पेपर फटा हुआ है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम आगे कार्य करेंगे और बिल का भुगतान करेंगे। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया कि बिल का भुगतान एसेशन के बाद करते हैं या पहले करते हैं। मैंने कहा सर एसेशन का कार्य पहले होता है, उसके बाद में हम बिल का भुगतान करते हैं। फिर उन्होंने कहा ओके। इसके बाद मैंने कहा सर एसेशन का कार्य होने के बाद में हम किताबों का वर्गीकरण और सूचीकरण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो आगे बढ़ गए, हमने तो सिर्फ वर्गीकरण की बात करी। मैंने कहा सर नेक्स्ट जो है वो टेक्निकल सेक्शन का कार्य है और उसके अंदर क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग की जाती है। और जब मैंने ये बात कही क्लासिफिकेशन को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई ऐसा है जो मतलब कोई यूनिक चीज़ की जाती है, आप रिकॉल कर पा रहे हो। मैंने कहा सर जब एसएसएन नंबर हम देते हैं कॉल नंबर तो उनको हम एक सीक्रेट पेज के ऊपर लिख देते हैं। उन्होंने कहा ऐसा क्यों करते हैं। तो मैंने कहा सर बच्चे बहुत बार मान लो अगर किसी फ्रंट पेज को फाड़ देवे तो हम ये पता लगा सकते हैं उस सीक्रेट पेज पे, जैसे सोफिया कॉलेज की लाइब्रेरी का जो भी है सीक्रेट पेज जो है वहाँ पर वो लिखा हुआ होगा, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये इस जो लाइब्रेरी की है ये बुक इसी की है। तो इस तरीके से मेरा जो ओवरऑल जो इंटरव्यू चला उसमें डॉक्टर अयूब खान सर ने मेरे से 6 क्वेश्चन पूछे थे और आरपीएससी के फर्स्ट मेंबर ने 10 क्वेश्चन पूछे और उन 10 में से भी वो आगे से आगे पूछते गए, और ऐसे ही सेकंड मेंबर ने भी मेरे से 10 क्वेश्चन पूछे और उसमें आगे से आगे पूछते गए। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू काफ़ी लेंथी हो गया था, 35 से 40 मिनट का। थैंक यू।